Okay, so good evening everyone. So this is our fourth lecture of chapter Why Do We Fall Ill? Okay, now today we are going to start with means of spread. Now, how do infectious diseases spread? Many microbial agents can commonly move an affected person to someone else in a variety of ways. तो नाउ जितने भी हमारे माइक्रोबियल्स होते हैं वो अफेक्टेड पर्सन से किसी और के पास पहुंचने के लिए भी कई सारे रास्ते होते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल इन अदर वर्ड व्हाट वी कैन से दैट दे कैन बी कम्युनिकेटेड एंड सो आर आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस. तो जो माइक्रोब्स होते हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे जाने के कई सारे तरीके से होते हैं और वो उससे कई सारे तरीके से जा भी सकते हैं. और एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि वो जो माइक्रोब्स हैं दे कैन कम्युनिकेट with other persons, so that's why they are known as communicable diseases. Now such diseases causing microbes can spread through air. वो air के through spread हो सकते हैं. This occurs through the little droplets thrown out of by an infectious person who sneeze or cough. अगर किसी को खांसी या जुकाम आता है तो खांसी या जुकाम से वो माइक्रोब्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. ठीक है. Someone studying close to them, अगर मान लो खांसी हुई जुकाम हुआ तो आपने जुकाम हुआ छींक ली, छींक से छोटे छोटे माइक्रोब्स आपके नोज से बाहर निकले. आसपास कोई बंदा जो है वो खड़ा हुआ है, उसने उसी इन्वायरमेंट में जो है सांस ली और वो सांस के थ्रू उस बंदे के पास चले गए. सो समवन स्टैंडिंग क्लोज by can breathe in these droplets and microbes get a chance to start a new infection. तो माइक्रोब्स को एक नया बंदा मिल गया, हाँ भाई अब ये बंदा मिल गया, अब इसे इन्फेक्शन करो उठा के. सो एग्जांपल्स ऑफ सच डिजीज स्प्रेड थ्रू एयर आर कॉमन कोल्ड, निमोनिया एंड ट्यूबरकुलोसिस, टीबी. तो ये जो डिजीज होते हैं ये कॉमन कोल्ड, निमोनिया एंड टीबी ये इस तरीके से फैल सकते हैं. We all have an experience of sitting near a suffering person of from cold and catching it ourselves. Obviously, जैसे जनरली कई बार घर में होता है किसी एक बंदे को अगर कोल्ड हो जाए तो हो सकता है दूसरे बंदे को भी वो कोल्ड हो जाता है. कैसे हो जाता है कोल्ड? वो किसी न किसी के थ्रू वो कोल्ड, जो पर्सन जिसको कोल्ड हुआ हुआ है उसको उससे हो जाता है कोल्ड. ठीक है. ओके. नाउ we all have that experience of sitting someone near suffering from cold and catching it ourselves. Obviously, the more crowded our living conditions are, the more likely it is that such airborne disease will spread. अब जैसे कि एक बार कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो हमारी क्लास के अंदर कोई स्टूडेंट है या हमारा कोई फ्रेंड है, वो जुकाम है, उसको जुकाम हुआ पड़ा है, उसको उसके साथ हम लोग बैठते हैं. तो उसके साथ बैठने से भी क्या होता है, हम लोगों को जो है कई बार जुकाम वगैरह खांसी वगैरह हो जाती है. क्यों? क्योंकि वो जुकाम होती है, खांसी होती है, छींक लगता है, आसपास एनवायरनमेंट में जाता है और हम लोग उस चीज को सांस लेते हैं और गड़बड़ हो जाता है. So we all have that experience of sitting near someone suffering from cold and catching it ourselves. Obviously, the more crowded our living conditions are, the more likely it is such airborne disease will spread. जितना कि हम लोग क्राउडेड जगह पे रहते हैं उतना हमें ये एयरबोर्न डिजीज होने का खतरा ज्यादा रहता है. जितना क्राउडेड लोग होंगे, जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा हमारी प्रॉब्लम हो सकती है. सो द मोर द क्राउडेड अवर लिविंग कंडीशंस आर, मोर लाइकली इट इज दैट सच एयरबोर्न डिजीज विल स्प्रेड. यहाँ तक क्लियर? फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि अब एक बंदे में कुछ छींक आई, छींक आने के बाद उसके जो 2 मीटर तक का एरिया होता है उसमें वो सबसे ज्यादा जो है लार्ज ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कि ग्राउंड में सेटल हो जाते हैं. ठीक है. बट 4 मीटर तक के एरिया में भी जो है जाते हैं और उससे दूर तक भी जो है कई बार जो है स्मॉल जो ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कि कैरी हो जाते हैं वाटर के थ्रू, सॉरी वाटर कह रहा हूँ, एयर के थ्रू, और जो कि दूर तक चले जा सकते हैं. So air transmitted disease are easier to catch the closer we are the infected person. However, in closed areas, the water droplet, the water, sorry, however, in the closed areas, the droplet nuclei recirculate and pose a risk to everybody. वो ड्रॉपलेट एरिया में वो रिसर्कुलेट हो जाता है और सबको एक जो है रिस्क रहता है. And overcrowded and poorly ventilated houses is therefore a major factor in the spread of airborne disease. जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगा, ओवरक्राउडेड जगह होंगी, वहाँ पे ये बाहर जा नहीं पाएंगी चीजें. ये तो इसलिए जो है
ऐसी जगहों पे ये कम्युनिकेबल डिजीज के थ्रू हम लोगों को इन्फेक्शन कैच करना इट्स अ कॉमन थिंग। ओके, नो डिजीज कैन बी स्प्रेड थ्रू वाटर, वाटर के थ्रू भी होता है। बरसातों में गंदा पानी होता है, कई बार गंदे पानी की वजह से कई सारे डिजीज आ जाते हैं, कीड़े वीड़े आ जाते हैं। दिस ऑकर्स if the excreta of someone suffering from an infectious gut disease such as cholera get mixed in with the drinking water। अब ड्रिंकिंग वाटर के साथ में अगर किसी बंदे का जो इन्फेक्टेड बंदा है उसका कोई एक्सक्रीटा मिक्स हो जाता है तो क्या होता है, ये कॉलरा फैल सकता है। पहले की पुराने जमाने में ये प्रॉब्लम बड़ी ज्यादा होती थी कि लोग वहाँ नदी के किनारे नहाने जाते थे या नदी के किनारे आसपास जो है वॉशरूम वगैरह होते नहीं थे, तो वहां पे जो है अपना पेट साफ कराने जाते थे सुबह सुबह। तो अगर किसी बंदे को इन्फेक्शन है, कॉलरा है, तो वो वहीं पे ही जो है नहाया धोया और वहीं पे ही उसने खांसी जो अपने मुंह साफ किया और जो है अपना और डेली रूटीन चीजें करी। तो उस वजह से क्या हुआ, जो कॉलरा के जो आपके इन्फेक्शियस कॉजिंग माइक्रोब्स थे वो उस ड्रिंकिंग वाटर में आ गए और वो आगे जाके सप्लाई हो गए। तो इस वजह से पहले जमाने में ये सब चीजें बहुत ज्यादा होती थी, बट आज की तारीख में ऐसा नहीं हो पाता ये, क्योंकि हम लोग सब ये फिल्टर्ड वाटर यूज करते हैं। तो उस वजह से ये कॉलरा वगैरह होना इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट थिंग, ये ऐसा नहीं होता। बट हाँ, गाँव वगैरह में अभी भी हो जाता है ये। सच डिजीज आर मोस्टली स्प्रेड इन द एब्सेंस ऑफ सेफ सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। लिखा हुआ है इसमें जितने भी डिजीज होते हैं ये वाले, कि जनरली हमारी जो वाटर ड्रिंकिंग वाटर जो पानी पीने की जगह होती हैं उनके अनसेफ इन्वायरमेंट की वजह से, एब्सेंस ऑफ सेफ सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर की वजह से ये डिजीज होता है हमें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है विदुषी एंड मनु? कोई डाउट बेटा? No, sir. Okay. Now, the sexual act is also the closest physical contact the two people can have with each other. Not surprisingly, there are microbial diseases such as syphilis or AIDS that are transmitted to sexual contact from one partner to other. कुछ डिजीज ऐसे भी होते हैं जो कि आपके सेक्सुअल ट्रांसमिशन से होते हैं, जो एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि साइफिलिस एंड एड्स। However, such sexually transmitted diseases are not spread by casual physical contact। ये जो डिजीज होते हैं ये कैजुअल फिजिकल किसी के हाथ मिलाने से, गले लगने से, इन सब चीजों से नहीं होते। ये सिर्फ सेक्सुअली एक्टिवेट होने पे, सेक्सुअल होने पे तभी हो पाते हैं, अदरवाइज ये चीजें नहीं होती। Now, casual physical contact, including handshake or hug or sports like wrestling, or by any other ways in which we touch each other socially, these are not the ways through which these type of sexually transmitted disease can spread। तो ये एक स्पेशल कंडीशन में ही स्प्रेड हो पाते हैं, इस तरीके से कॉमनली स्प्रेड नहीं होते हैं। Other than sexual contact, AIDS virus can also spread through blood-to-blood contact with infected person, or from an infected mother to a baby during pregnancy, or through breastfeeding। breastfeeding के थ्रू, ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट के थ्रू, या फिर आपका ब्लड, अब किसी इन्फेक्टेड ब्लड का ट्रांसमिशन हो गया उसके थ्रू। तो उन चीजों के थ्रू ही ये एड्स आपको फैल सकता है, अदरवाइज ये चीजें नहीं फैलती हैं। ठीक है, we live in the environment that is full of many other creatures apart from us। It is inevitable that many diseases will transmitted by other animals। These animals carry the infecting agent from sick person to the another potential host। Now कई बार क्या होता है कि कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ एक्सवाइजेड, जैसे फ्लाई होती है, कोई भी एक्सवाइजेड कुछ भी चीज हो सकती है जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से, जो कि स्वस्थ पर्सन है, कोई भी जो भी बढ़िया पर्सन है, डिजीज फ्री पर्सन है, उसको भी वो ट्रांसमिट कर देती है। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जो कि एनिमल्स के थ्रू फैलते हैं, जैसे कि अभी एक नेपा वायरस बैट के थ्रू फैलता है। So these animals carry the infected agents from a sick person to another potential host, and these animals are thus known as the intermediates and are called vectors। So the animals which help in spreading the infections from one person to other person are known as vectors। The commonest vector we all know are mosquitoes। Mosquitoes is one of the most common vectors।
अब जैसे मलेरिया है, डेंगू है, ये किसके थ्रू फैलता है? ये मॉस्किटो के थ्रू फैलता है। इन मैनी स्पीसीज ऑफ मॉस्किटोज द फीमेल नीड highly nutritious food in the form of blood in order to able to lay mature eggs. And mosquitoes feed in many warm-blooded animals, including us. तो मॉस्किटोज ही क्या करते हैं, इधर से उधर गड़बड़ी फैलाते हैं, गड़बड़ करते हैं, खास तौर पे फीमेल मॉस्किटो। ओके, इन दिस वे दे कैन ट्रांसफर डिजीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वो एक पर्सन से, हेल्दी पर्सन से दूसरे पर्सन पे डिजीज करते हैं। जैसे कि रेबीज है, रेबीज एनिमल अगर हेल्दी पर्सन को काट लेगा तो उसको रेबीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक चार्ट है आपको जो कि दिया हुआ है कि एयर के थ्रू कैसे फैलते हैं, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू कैसे हो सकता है, मॉस्किटोज के थ्रू और अदर एनिमल्स के थ्रू। ये सारा का सारा क्लियर हो गया? कोई डाउट इसके अंदर? भैया क्लियर हो गया? मनु एंड तेजस्विनी, इज दैट क्लियर? Okay. Yes, sir. Now, organ specific and tissue specific manifestations. कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ एक ऑर्गन स्पेसिफिक होती हैं या फिर टिश्यू स्पेसिफिक होती हैं। So disease causing microbes enter the body through of these different means. Where do they go then? अब कोई भी माइक्रोब्स है वो हमारी बॉडी के अंदर गया तो उसके बाद वो कहाँ जाएगा? वो चूज करेगा एक पर्टिकुलर ऑर्गन या एक पर्टिकुलर टिश्यू जाके जहाँ की वो प्रॉब्लम कर सकता हो। जैसे कि कफ और कोल्ड वाला है, जो कफ और कोल्ड वाला है वो गले में जाके लग जाएगा, गले में वो दर्द करेगा, खांसी करेगा, ख्याश करेगा। ठीक है, अब जैसे कोलरा वाला है वो जाके पेट में जाएगा, पेट में जाके पेट को खराब करेगा। तो वो अपने अपने ऑर्गन को चूज करते हैं कि भैया यहाँ जाऊंगा, यहाँ पे गड़बड़ करनी है मेरे को। So disease causing microbes enters the body through different means. Where do they go then? The body is very large when compared to microbes. So there are many possible places, organs or tissues where they could go. Do all the microbes go to the same tissue or organ, or do they go different ones? क्या जितने भी माइक्रोब्स होते हैं वो सब एक ही जगह जाते हैं या सब अलग अलग जगह जाते हैं? सब माइक्रोब्स अलग अलग जाते हैं। Different species of microbes seems to have evolved to home in different parts of the body. In part, this selection is connected to a point of entry. Mostly ये selection point of entry से होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग कोविड के वायरस की बात कर रहे थे। कोविड के वायरस को हम लोग सांस के थ्रू और गले मुंह के थ्रू आता था, तो वो गला खराब हो जाना, खांसी होती थी, जुकाम होता था उसके थ्रू, और देन अंदर गए सांस के थ्रू लंग्स में पहुंच गया तो वो लंग्स में गड़बड़ करता था। So if they enter through the air via nose, they are going to affect the lungs. This is seen in the bacterial causing TB. If they enter through the mouth, they are going to stay in the gut lining like thyroid causing bacteria. Okay. Or they can go to liver like virus causing jaundice. So ये लीवर वगैरह में जा सकते हैं, ये कहीं ना कहीं पे ऐसे किसी न किसी जगह पे आपका ये चले जाते हैं। ठीक है, जनरली जो पानी वाले डिजीज होते हैं वो पेट में जाके रुकते हैं, जो मुंह से जो जाते हैं वो पेट में जाके रुकते हैं, और जो सांस लेते हैं वो लंग्स में जाके अपना स्टे करते हैं और फिर वहां जाके पूरी की पूरी गड़बड़ी स्टार्ट करते हैं। बट दिस नीड्स ऑलवेज इन द केस, ऐसा हमेशा नहीं था कि ऐसा ही हो, एज infection like HIV that comes into the body via sexual organs will spread to lymph nodes all over the body. अब जो HIV होता है ये पूरी की पूरी बॉडी में फैलता है, ये ऐसा नहीं है कि एक जगह स्पेसिफिक जगह पे होता है। मलेरिया causing microbes enter through the mosquito bite will go to liver and then the red blood cells. अब जो मलेरिया है वो पहले माइक्रोब्स वाला एंटर करता है मॉस्किटो बाइट के थ्रू, ठीक है, वो लीवर में जाता है और देन उसके बाद में आरबीसीज में जाता है और पूरी बॉडी में फैल जाता है। सॉरी। ऐसे ही एक वायरस होता है जैपनीज एंसेफेलाइटिस, उसे हम लोग दिमागी बुखार या ब्रेन फीवर भी बोलते हैं। विद सिमिलर एंटर थ्रू द मॉस्किटो बाइट, ये भी मॉस्किटो बाइट के थ्रू जाता है। ठीक है, इसमें सर में दर्द होता है आपको और फिर आदमी इंसान खत्म हो जाता है। इसका तो अब तक इलाज नहीं मिल पाया है ब्रेन फीवर का।
और बड़ी जल्दी 15-20 घंटों के अंदर आदमी को पता नहीं लगता और वो फिनिश, बट इट गोज ऑन टू इन्फेक्ट द ब्रेन, और ये ब्रेन में जाके इन्फेक्शन क्रिएट करता है। The signs and symptoms of a disease will thus depend on the tissue or organ which microbes target. जो साइन एंड सिम्टम है डिजीज के, वो अब बता नहीं होता है कि वो टिश्यू और ऑर्गन किस पे टारगेट करते हैं। इफ द लंग्स आर टारगेटेड देन सिम्टम्स विल बी कफ एंड ब्रीथलेसनेस। अगर लंग पे टारगेट होता है तो कफ एंड ब्रीथलेसनेस होती है। इफ लीवर इज द टारगेट देन जॉन्डिस हो सकता है। If brain is the target, we observe headache, vomiting, fits और unconsciousness. अगर ब्रेन में टारगेट होता है तो हेडेक हो जाता है, वॉमिटिंग होती है, कई बार फिट्स वगैरह पड़ जाते हैं, दौरे पड़ते हैं, अनकॉन्शियसनेस रहता है, ये सब चीजें पड़ती हैं। We can imagine that the symptom and the sign of an infection will be if we know that the target tissue or organ is. We can imagine what the symptom and sign of an infection will be. सिम्टम और इन्फेक्शन का क्या साइन हो सकता है, ये हमें टारगेट टिश्यू क्या है, किस ऑर्गन पे जाके होना है, उसकी क्या फंक्शन है, उन सब के लिए डॉक्टर स्टडी करते हैं और उससे हमें काफी सारी चीजों के बारे में पता लग सकता है। ठीक है। इनफैक्ट ऑफ दीज टिश्यूज स्पेसिफिक इफेक्ट्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस देयर विल बी अनदर कॉमन इफेक्ट टू। अब जरूरी नहीं है कि इनका एक स्पेसिफिक इन्फेक्शन का ही काम दिखे हमें, इनके कुछ कॉमन इफेक्ट भी होते हैं, और इन्हीं कॉमन इफेक्ट के थ्रू हम लोग सबसे पहले जो है पता लगाते हैं चीजों का। और इन सबका मेन कॉमन इफेक्ट क्या होता है, इम्यून सिस्टम। ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं और हमारी बॉडी इस इन्फेक्शन के अगेंस्ट कुछ ना कुछ काम करती है। हमें जो बुखार आता है वो बुखार का मतलब क्या है, हमारे अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है तभी हमें बुखार आया। हमारी बॉडी ने बुखार आने का मतलब है कि उस पे किसी ने अटैक किया है, किसी माइक्रोब ने, और हमारी बॉडी अपनी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करके उस माइक्रोब को मारने की कोशिश कर रही है। So most of the common effect depends upon the fact that the body's immune system is activated in response to the infection. Okay, an active immune system recircuits many cells, recruits, sorry, an active immune system recruits many cells to the affected tissue to kill off the disease-causing microbes, and this recruitment process is known as inflammation. जो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, जो बॉडी के अंदर हमें गर्मी लगती है, कोई थोड़ा बहुत जलन सी मचती है, या फिर आप कह सकते हो कि भाई हमारी बॉडी में जो हमें बुखार होता है, वो सब चीजें क्या है, वो यही चीजें, वो इसी चीज की निशानी है। यस, नाउ आवर बॉडी इज ट्राइंग टू वर्क अगेंस्ट समथिंग। Clear? So this is important one. An active immune system recruits many cells in the affected tissue to kill off the disease-causing microbes, and the recruitment process is known as inflammation. Okay. As a part of this process, there are local effects such as swelling and pain, and general effects such as fever. Local effect क्या होता है? Swelling हो सकती है, हमें कोई pain हो सकता है, या फिर general effect is fever, हमें fever होगा। Here, in some cases, the tissue specifically of the infection leads to very general seemingly effect. For example, in HIV infection, the virus goes to immune system and damages its function. अब HIV के अंदर क्या होता है, जो वायरस है वो इम्यून सिस्टम को ही खराब कर देता है, खत्म। तो इस वजह से क्या हुआ कि thus many of the affected HIV AIDS are because of the body can no longer fight। जो इन लोगों की जो प्रॉब्लम होती है, जो डेथ रहती है, वो इस वजह से होती है बिकॉज द बॉडी कैन नो लॉन्गर फाइट विद एनी माइनर इन्फेक्शन दैट इज फेस डे टू डे। एंड उसी छोटा से छोटा, हल्की सी किसी खांसी जुकाम भी होगा छोटा मोटा, वो उसी से भी मर जाएगा आदमी। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम ही जीरो है, वो कुछ कर ही नहीं सकते उसके अगेंस्ट, वो ही बढ़ के खत्म कर दिया। हमारी बॉडी के अंदर रोज कुछ ना कुछ हमें उल्टा सीधा होता रहता है, बट हमारी बॉडी इतनी इम्यून है कि वो कुछ ना कुछ चीजों को जो है डाइजेस्ट कर जाती है, वो उसको अपने अंदर ही अंदर कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कई बार गोलगप्पे खाते हो, या कई बार ऐसे किसी गंदी जगह पे मोमोज हो गए, कुछ गंदी सी चीज खा लेते हो, बट क्या होता है, हमारी बॉडी आती है, थोड़ा बहुत होता है कुछ, हमारी बॉडी झेल जाती है उस चीज को। वो क्यों झेल जाती है हमारी बॉडी? बिकॉज हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, वी कैन इजीली डाइजेस्ट ऑल दीज थिंग्स।
बट अगर हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम खराब होगा तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर? सो इंस्टेड वेरी स्मॉल cold then become pneumonia. For example, instead, very small cold can become pneumonia. Similarly, a minor gut infection can produce major diarrhea and blood loss. अगर उसको थोड़ा सा कोल्ड होगा, कुछ हो जाएगा तो उसको निमोनिया हो सकता है, या फिर उसको छोटी मोटी कोई भी उसको स्टमक का इन्फेक्शन हुआ तो उसको डायरिया या ब्लड लॉस भी हो सकता है। तो ये सब चीजें जो है कॉमन हो जाती हैं जो पर्सन HIV से होते हैं, बिकॉज देयर इन बॉडी कैन इम्यून इट। नाउ अल्टीमेटली इट इज these other infections that kills the people suffering from HIV/AIDS। तो यही चीजें होती हैं जो कि बंदा HIV से सबसे होता है जिसको, उसको ये सब चीजें मार देती हैं। HIV खुद नहीं मारता, HIV की वजह से और चीजें हो जाती हैं जिस वजह से उसकी डेथ हो सकती है। नाउ इट इज इम्पोर्टेंट to remember that severity of a disease manifestation depend upon the number of microbes in the body। Now अब हमारी बॉडी में वो चीज कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, वो सीवियरिटी कितनी है, दैट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ माइक्रोब्स एंटरिंग इन अवर बॉडी। अगर वो माइक्रोब स्मॉल नंबर में है तो डिजीज मैनिफेस्टेशन मे बी माइनर और अननोटिसेबल, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चीजें हो जाता है। जैसा कई बार देखा होगा आप लोगों ने, हल्का सा हमें लगता है कि जुकाम होगा, बट वो जुकाम होता नहीं हमें, हल्का सा थोड़ी सी जुकाम सा होकर वो एकदम से ठीक हो जाता है। इसका मतलब क्या है, जो माइक्रोब्स हमारे अंदर पहुंचे दैट आर नॉट दैट टू मच। But if the number of some microbes are very, very large, so these can be severe enough to be life threatening, जो कि हमारे life threatening हो सकते हैं। The immune system is the major factor that determines the number of microbes surviving in the body। So हमारी body का जो immune system है वो इस चीज में बहुत ही major factor play करता है, that decides or that determines the microbes surviving in our body। We shall look into the aspect with a little later in this chapter। हम लोग इसके बारे में अभी और पढ़ेंगे। तभी बोलते हैं कि जब भी कोई बंदा बीमार होता है, भाई इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करो, इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे घर में हम लोगों को बोल रहे थे च्यवनप्राश खाओ, आंवला खाओ, तुलसी के पत्ते, तो ये सब क्या हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इज प्रीटी गुड तो हमें छोटी मोटी बीमारियां नहीं होती हैं, हम लोग इस चीज को झेल जाते हैं, हम लोग प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, क्लियर हो गई ये वाली बात सबको? यहाँ तक कोई डाउट है? एनीवन इज हैविंग एनी डाउट?